10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 13 आप सबके सामने पेश है और इस पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे हैं। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं उनका 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में जन्म हुआ और जो उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली है वो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से ली है और वो अध्यापक के रूप में, आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर के रूप में और दिनमान जो कि एक जो पत्रिका है, जो समाचार पत्र हैं, उनमें कुछ उन्होंने उप संपादक और संपादक की भूमिका भी निभाई है। तो वहां पर उन्होंने दिनमान में उप संपादक और पराग में संपादक यानी एडिटर की जॉब भी की है, उसमें भी काम किया है। और फिर सन 1983 में उनका आकस्मिक यानी अचानक से निधन हो गया। सर्वेश्वर जो हैं वो बहुमुखी यानी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे और साहित्यकार भी थे। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटककार भी थे। साहित्यकार का मतलब जो साहित्य में अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाता हो और किसी एक ही विधा में नहीं बल्कि सभी विधाओं में अपने लेखनी को इस्तेमाल कर चुका हो और नाम कमा चुका हो, प्रसिद्धि पा चुका हो। वैसे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो थे ही और साथ ही वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे और साहित्यकार के रूप में उन्होंने कवि की भूमिका निभाई है, कहानीकार की भूमिका निभाई है, उपन्यास लिखकर उपन्यासकार की भूमिका निभाई है और निबंध लिखकर निबंधकार की और नाटक लिखकर नाटककार की। सर्वेश्वर दयाल की कुछ प्रमुख कृतियां हैं यानी कुछ उनके प्रमुख लेखों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। लेख उनके और भी बहुत है लेकिन जिससे उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है या फिर जो लेख ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं उन लेखों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उनमें से कुछ लेख ये हैं: काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सारे जो नाम अभी हमने पढ़े वो एक कविता संग्रह है, कविता संग्रह जिसके अंतर्गत और भी अन्य कविताएं हैं उनके द्वारा लिखी हुई। तो ये संग्रहों के नाम हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों उपन्यास हैं। लड़ाई एक कहानी संग्रह है। बकरी एक नाटक है। भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य है। बाल साहित्य यानी बच्चों से संबंधित साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का एक संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। यानी कि अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो लेखक तो हैं लेकिन उनका लेखन ज़्यादातर किस विषय को दिखाता है, वो किससे संबंधित है, वो ये है कि वो मध्य वर्गीय आकांक्षाओं यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनकी चाहते इच्छाएं जो पूरी करने के लिए सारी जिंदगी वो मेहनत करते रहते हैं और किस तरीके से थोड़ा थोड़ा जोड़कर वो अपने आप को आगे तक पहुंचाते हैं, वही उनके जीवन का संघर्ष बतलाने वाले लेखक माने जाते हैं। तो सर्वेश्वर जी जो हैं वो क्या है, वो सर्वेश्वर की पहचान जो है मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन जो है वो कैसा होता है, मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, हताशा यानी वो निराश हो जाता है जब बहुत मेहनत कर करके आगे पहुंचने की चाहत में, और कुंठा यानी कि जब लाख कोशिशें करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ हासिल ना हो तो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना जो है वो, ये सारी चीज़ें मध्यवर्गीय जीवन में घटित होती रहती हैं। और मध्यवर्गीय जीवन ऐसा ही बीतता है जहां वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है और कई बार मेहनत करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं
साकार हो पाती हैं। तो किस तरीके से वो हताश होता है, कुंठा का शिकार होता है, संघर्ष करता है, शोषण होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, वो सारा चित्रण जो है वो अपने साहित्य में दिखाते हैं। तो सर्वेश्वर जी जो हैं वो स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो वो स्तंभ लिखते थे, स्तंभ यानी स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन जो कि आप आगे की क्लास में जाकर पढ़ेंगे। जब 11th और 12th के सिलेबस में आपको मीडिया से संबंधित एक बुक मिलेगी, जिसमें आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि स्तंभ लेखन क्या होता है, जहां पर एक लेखक जो है वहां पर अपना लेख का एक हिस्सा वहां पर देता है, जिसे स्तंभ लेख कहते हैं। और अपने जीवन से संबंधित जो भी वो चर्चा करना चाहता है या लेख प्रस्तुत कर रहा है स्तंभ लेख में, वहां बात की जा रही है। तो दिनमान में जो कि एक समाचार पत्र है, उसमें उनका स्तंभ लेख आता था। उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखाते हैं। बेबाक यानी कि बिना डरे जो समाज का चेहरा है उसको अपने स्तंभ लेखन में वो दिखाते हैं। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अभिव्यक्ति यानी बात करने को, पेश करने का जो तरीका है उसमें सहजता है। सहजता जो आप सडन चीजों को बताते चले जाते हैं और स्वाभाविक लगता है, वो बनावटी नहीं लगता है कि आप बनाकर वो चीजें पेश कर रहे हैं। तो वो सहजता और स्वाभाविकता उनकी उस अभिव्यक्ति में हमें साफ दिखाई देती है। अब यहाँ जो ये पाठ दिया गया है, इस पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी है, और वो संक्षिप्त जानकारी क्या है वो इस बॉक्स में लिखी हुई है, जिसे हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण जो होता है वो आपकी जो यादें होती हैं उससे संबंधित एक लेख होता है जो स्मृतियों से बनता है, और इस स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये स्मृतियां जो है, हमारी जो यादें हैं, वो संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती हैं और संस्मरण को तैयार करती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। इस कसौटी पर, किस कसौटी पर? कि संस्मरण जो है यादों के सहारे लिखा जाने वाला लेख है, और अपनी यादों के सहारे जो लेखक है वो फादर कामिल बुल्के से जो उनका रिश्ता है, जीवन में उन्होंने जो अपना समय व्यतीत किया है उनके साथ, जो उनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने उसको अपने लेख में उतारा है और वो इस पर खरा उतरा है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, बेल्जियम जो कि यूरोप में है, के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो भारत को बनाया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर फादर कामिल बुल्के की चर्चा जो की है लेखक ने, वो बेल्जियम के जन्मे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है भारत को बनाया। और भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। एक जन्म भूमि होती है जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, और कर्म भूमि जहाँ पे आप अपनी जीविका के से संबंधित कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। तो फादर कामिल बुल्के की कर्म भूमि जो है वो भारत रही है। तो कर्म भूमि उन्होंने भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु उन्होंने पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, यानी बहुत करीबी रिश्ते से वो बंधे हुए थे एक दूसरे से, लेखक और फादर बुल्के जी, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। जो लेखक हैं वो बहुत हमेशा करीब रहे, जो भी समय व्यतीत किया उन्होंने फादर कामिल बुल्के के साथ, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक राम की कथा भारत में गाई जाती रहेगी, जिंदा रहेगी, तब तक कामिल बुल्के का नाम भी जिंदा रहेगा, और विदेशी भारतीय साधु के रूप में उन्हें याद किया जाएगा, और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति जो अगाध प्रेम है, यानी जो गहरा प्रेम है, उसका एक उदाहरण के रूप में उनको याद किया जाएगा, उन्हें पेश किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि भारत से प्रेम होने की वजह से ही उनकी भाषा से संबंधित जो उनका अगाध प्रेम था, संस्कृति से संबंधित जो प्रेम था, जो उन्हें उसको कर्म भूमि बनाने को राजी करता है अपनी जन्मभूमि को छोड़कर। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत से उनको कितना लगाव था, यहाँ की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए उनको सदैव इसीलिए याद किया जाता रहेगा, जिसकी विशेष चर्चा जो है हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे कि फादर कामिल बुल्के कैसे व्यक्तित्व के थे, जिनको लेखक ने अपने इस लेख में जगह दी।